सो स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करते हैं एक और क्वेश्चन। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट 1, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस रिकॉग्नाइज स्पेसिफिक सीक्वेंस टू कट डीएनए नोन एज पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस। स्टूडेंट्स, आप जानते हैं आरई रेस्ट्रिक्शन सीक्वेंस जब भी कभी डीएनए को कट करता है तो वो हमेशा पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करके ही कट करता है। जैसे कि आपने एनसीईआरटी में एक एग्जांपल पढ़ा होगा इको आर1 का। इको आर1 जिस सीक्वेंस को कट करता है वो है GAATTC, जिसे शॉर्ट में हम घटक सीक्वेंस भी बोल सकते हैं। आप देख सकते हैं बोर्ड पर भी आपको घटक सीक्वेंस नजर आ रही होगी। ये पैलिंड्रोमिक है। अगर आप इस डायरेक्शन में पढ़ेंगे तो भी ये GAATTC है, और अगर इस डायरेक्शन में पढ़ेंगे तो भी ये GAATTC है। यानी कि स्टेटमेंट 1 बिल्कुल सही है कि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस पर ही कट करता है, और ये लाइन एनसीईआरटी में भी मेंशन है। स्टेटमेंट 2 पर हम आते हैं। Restriction endonuclease cut the DNA strand a little away from the center of the palindromic site। स्टूडेंट, पहली बात तो ये कि ये जो स्टेटमेंट 2 एनसीईआरटी में मेंशन है, ये जनरली हम बात कर रहे हैं क्योंकि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स मोस्टली हम जानते हैं ऑब्लिक कटिंग करते हैं। अधिकतर मैं ये नहीं कह रहा सारे, अधिकतर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स ऑब्लिक कटिंग करते हैं। और एनसीईआरटी में ये जो लाइन लिखी है ये ऑब्लिक कटिंग के रेस्पेक्ट में ही लिखी है। लिखा है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कट द डीएनए लिटिल अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ पैलिंड्रोम। तो आप देख सकते हैं अगर पैलिंड्रोम का सेंटर ये बिल्कुल सेंटर में है तो आप देखिए लिटिल अवे, यानी कि एक कट यहां पर लगेगा और एक कट जी और ए के बीच में यहां लगेगा। तो आप ये देखिए लिटिल अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ पैलिंड्रोम ये हो गया है। तो स्टेटमेंट 1 ने भी बिल्कुल सही है, 2 भी आप देखिए यहां बिल्कुल सही है। तो इस अकॉर्डिंग हमारा आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 4। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट। क्वेश्चन इज select the incorrect statement with respect to acquired immunity। acquired immunity के रिस्पेक्ट में कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, और यहां 4 स्टेटमेंट्स 4 ऑप्शंस में मेंशन है। आइए वन बाय वन सारे ऑप्शंस को क्रॉस चेक कर लेते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट इज एन एमनेस्टिक रिस्पॉन्स इज एलिसिटेड ऑन सब्सिक्वेंट एनकाउंटर्स विद द सेम पैथोजन। देखिए, एन एमनेस्टिक रिस्पॉन्स का मतलब होता है सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स, क्योंकि एन एमनेस्टिक जो वर्ड है वो आया है एन एमनीसिया से, और वहां एन एमनीसिया का मतलब होता है प्रेजेंस ऑफ मेमोरी, क्योंकि एमनीसिया का मतलब होता है लॉस ऑफ मेमोरी। तो एन एमनीसिया का मतलब बन गया प्रेजेंस ऑफ मेमोरी। तो अगर मेमोरी प्रेजेंट है और उस वजह से कोई इम्यून रिस्पॉन्स आ रहा हो तो उसको हम बोलते हैं एन एमनेस्टिक इम्यून रिस्पॉन्स, और इसी को हम लोग सिंपली बोल देते हैं सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स। तो सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स तब आता है जबकि एक पैथोजन जो कि पहले भी बॉडी में आ चुका हो और उसकी वजह से हमारा इम्यून सिस्टम पहले भी इम्यून रिस्पॉन्स प्रोड्यूस कर चुका हो। तो जब वही पैथोजन हमारी बॉडी में दोबारा आता है, सब्सिक्वेंट टाइम आता है, तो हमारा इम्यून सिस्टम अब जो इम्यून रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करता है उसे हम बोलते हैं सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स या फिर एन एमनेस्टिक इम्यून रिस्पॉन्स। तो जो फर्स्ट स्टेटमेंट है यहां पर करेक्ट है। अब बात करते हैं सेकेंड स्टेटमेंट की। सेकेंड स्टेटमेंट इज एन एमनेस्टिक रिस्पॉन्स इज ड्यू टू मेमोरी ऑफ फर्स्ट एनकाउंटर। अभी जो बात मैंने यहां पर एक्सप्लेन की फर्स्ट स्टेटमेंट को समझाते टाइम, वही बात यहां पर भी लिखी हुई है कि जो एन एमनेस्टिक रिस्पॉन्स है, जो सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स है, वो कहीं ना कहीं आ रहा होता है फर्स्ट एनकाउंटर की मेमोरी की वजह से। यानी फर्स्ट एनकाउंटर में जो प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स आया होगा उसकी वजह से जो मेमोरी बनी होगी, और वो मेमोरी काम आ रही है अब जिस इम्यून रिस्पॉन्स के लिए, उसी को हम बोल रहे हैं एन एमनेस्टिक इम्यून रिस्पॉन्स। तो यहां पर सेकेंड स्टेटमेंट भी करेक्ट है। अब बात करते हैं थर्ड स्टेटमेंट की। थर्ड स्टेटमेंट इज एक्वायर्ड इम्यूनिटी इज नॉन स्पेसिफिक टाइप ऑफ डिफेंस प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ बर्थ। आपको मालूम है कि इम्यूनिटी इज ऑफ 2 टाइप्स। फर्स्ट वन इज इन्नेट इम्यूनिटी एंड अनदर वन इज एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इन्नेट इम्यूनिटी जो होती है वो नॉन स्पेसिफिक टाइप ऑफ डिफेंस होती है और जो कि प्रेजेंट होती है एट द टाइम ऑफ बर्थ। लेकिन अगर हम दूसरी तरफ देखें तो जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है वो एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ डिफेंस होती है और बर्थ के टाइम पर वो प्रेजेंट नहीं होती। तो यहां थर्ड स्टेटमेंट में जो भी बातें की गई हैं वो इन्नेट इम्यूनिटी के लिए तो सही है लेकिन एक्वायर्ड इम्यूनिटी के लिए सही नहीं है, इसलिए जो थर्ड स्टेटमेंट है वो एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट हुआ। अब बात करते हैं फोर्थ स्टेटमेंट की। फोर्थ स्टेटमेंट इज प्राइमरी रिस्पॉन्स इज प्रोड्यूस्ड व्हेन आवर बॉडी एनकाउंटर्स अ पैथोजन फॉर द फर्स्ट टाइम। तो
तो यही बात फिर से रिपीट हो गई जो मैंने फर्स्ट 2 स्टेटमेंट्स को एक्सप्लेन करते टाइम आपको बताई थी कि जो प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स होता है वो तब आता है जबकि कोई पैथोजन हमारी बॉडी में फर्स्ट टाइम आया हो। तो इस तरह से जो 4th स्टेटमेंट है वो भी यहां पर क्या है, करेक्ट है। तो इस तरह से अगर हम चारों स्टेटमेंट्स को देखें तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट, सेकेंड स्टेटमेंट इज करेक्ट, थर्ड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट और 4th स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो क्वेश्चन की डिमांड है इनकरेक्ट स्टेटमेंट की, इसलिए यहां पर जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन 3। तो एलन के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन का आंसर जाएगा ऑप्शन 3। Hello students, let us discuss a question on reproductive health from NEET UG 2022. Match the following type का question है, कॉन्ट्रासेप्शन को उसके रेस्पेक्टिव एक्शन से मैच करना है। और जो यहाँ 4 कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स गिवन है हमें समझ आता है दे आर टेम्पररी मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन गिवन ऑन पेज नंबर 60 एंड 61। फर्स्ट है डायफार्म्स, जिसके बारे में हमें पता है सर्विक्स को कवर करके ब्लॉक करते हैं एंट्री ऑफ स्पर्म्स को इनटू द यूटेरस। नेक्स्ट थिंग है कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, और हमें पता है ये ओव्यूलेशन को इनहिबिट करती है और कुछ तो इम्प्लांटेशन को भी इनहिबिट करती हैं। तो आंसर हो जाता है इसका मैच ऑप्शन फर्स्ट से। देन थर्ड थिंग इज इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस, जो हमें पता है 3 टाइप्स की होती हैं, नॉन मेडिकेटेड, कॉपर रिलीजिंग एंड देन हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीज। और इनका फंक्शन अगर हम देखें तो ये फैगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म्स को भी प्रमोट करती है यूटेरस के अंदर। तो मैच हो जाता है इसका सेकंड से। एंड लास्ट थिंग इज लैक्टेशनल एमनोरिया, जो कि एक नेचुरल टाइप का कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है। मैक्सिमम 6 मंथ्स के लिए ये वर्क करता है फॉलोइंग द पार्चुरेशन, एब्सेंस रहता है ओव्यूलेशन का और मेंस्ट्रुअल साइकिल का। तो आंसर हो जाता है एलन के अकॉर्डिंग इसका ऑप्शन फर्स्ट। बच्चों क्वेश्चन है 10 E. coli cells with N15 double stranded DNA are incubated in medium containing N14 nucleotide. After 60 minutes, how many E. coli cells will have DNA totally free from N15? सेमी कंजर्वेटिव मॉडल ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन का क्वेश्चन है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में। हमें क्या पता है, हमें पता है 20 मिनट्स का जनरेशन टाइम है ई कोलाई का। इट मींस एक ई कोलाई की सेल 20 मिनट्स में 2, देन अगेन इन 20 मिनट्स, देन 4, अगेन इन 20 मिनट्स, दिस वी हैव 8। यानी कि यहां पे हमें क्वेश्चन मेंशन कर रखा है, क्वेश्चन में मेंशन कर रखा है 10 सेल्स। 10 सेल्स का मतलब हो गया इन 20 मिनट्स दिस वी हैव 20, अगेन इन 20 मिनट्स दिस वी हैव 40 एंड अगेन इन 20 मिनट्स दिस वी हैव 80। 60 मिनट्स के बाद हमें 80 इक्वलाई सेल्स ऑब्टेन्ड होंगी। सेमी कंजर्वेटिव ऑफ मॉडल के अकॉर्डिंग हमें हर जनरेशन के बाद 2 हाइब्रिड ऑब्टेन्ड होते हैं और रिमेनिंग वो ऑब्टेन्ड होते हैं जिस मीडियम में हमने कल्टीवेट कराया है। यहां पे हमने कल्टीवेट कराया है N14 लाइट नाइट्रोजन मीडियम में, यानी कि 6 हमें लाइट ऑब्टेन्ड होंगे। दिस वी हैव इन द रेशो 1:3। तो यहां पे अगर हम 80 सेल्स के अकॉर्डिंग देखते हैं तो हमें यहां पर ऑब्टेन्ड हो रहे हैं 20:60। यहां पर 20 तो हाइब्रिड है, हाइब्रिड मींस N14 एंड N15 दोनों ही प्रेजेंट होंगे। और ये जो रिमेनिंग की 60 हैं हमने कौन से मीडियम पे प्लेस करा, हमने N14 पे प्लेस करा है, यानी कि ये जो 60 हैं ये पूरी तरीके से लाइट होंगे N14 एंड N14। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, क्वेश्चन में पूछा गया है फ्री फ्रॉम N15, यानी कि N15 का एक स्ट्रैंड भी ना हो। ऐसे हमें कितने मिल रहे हैं, दैट वी हैव 60। सो द करेक्ट आंसर वी हैव ऑप्शन नंबर 2। बच्चों ये क्वेश्चन है क्रोमोसोमल मैपिंग का। यहाँ पे हमें कुछ जीन फ्रीक्वेंसी दे रखी हैं, उसके बेसिस पर हमें क्रोमोसोमल मैपिंग करनी है, हमें जीन्स का अरेंजमेंट बताना है। देखते हैं कैसे करेंगे। सबसे पहले जो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी दे रखी है उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे, जैसे A एंड D वी हैव 29%, तो हमने यहाँ पे मेंशन कर लिया A टू D द डिस्टेंस वी हैव 29। उसके बाद देखते हैं मेंशन कर रखा है C एंड D इज 24%, तो C एंड D हमने यहाँ से ले लिया 24%, यानी कि 24 सेंटीमॉर्गन या मैप यूनिट कुछ भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इससे हमें क्या पता चला, A एंड C के बीच में डिस्टेंस होगा 5 मैप यूनिट या सेंटीमॉर्गन। क्या ऐसा दे रखा है, बिल्कुल दे रखा है। A एंड C दे रखा है हमें 5%, यानी कि ये भी हमने मेंशन कर दिया। देन वी हैव B टू C इज 15%, B टू C हमें मेंशन करना है 15%, यानी कि B टू C अगर हम यहां से मेंशन करते हैं, इसको अगर हम 15 सेंटीमॉर्गन या मैप यूनिट रिप्रेजेंट करते हैं तो BD हमारा बचा दैट वी हैव 9। क्या हमें BD 9 दे रखा है,
बिल्कुल दे रखा है, BD हमें 9% दे रखा है, हमारे सारे पैरामीटर्स यहां पर शो हो गए। अब अगर हम इसको अरेंजमेंट देखते हैं तो हमारा अरेंजमेंट आ रहा है ACBD। क्या ऐसा कोई ऑप्शन है? बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर 3 ACBD। सो स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करते हैं एक और नया क्वेश्चन। गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स। आप देख सकते हैं दोनों स्टेटमेंट्स पॉल्यूशन से रिलेटेड हैं। आइए पढ़ते हैं दोनों स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट 1, इन अ स्क्रबर के बारे में बात बोल रही है। द एग्जॉस्ट फ्रॉम द थर्मल प्लांट्स इज पास्ड थ्रू द इलेक्ट्रिक वायर्स टू चार्ज द डस्ट पार्टिकल्स। तो स्टूडेंट्स, ये पॉइंट देखते ही आपको कंप्लीटली समझ में आ गया होगा कि ये स्क्रबर से रिलेटेड पॉइंट बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रिक वायर्स यहां लिखा गया है, तो ये तो बिल्कुल गलत हो गया है। स्टेटमेंट 2 की अगर हम बात करें तो यहां लिखा है पार्टिकुलेट मैटर, और स्टेटमेंट 2 ही एक ऐसा स्टेटमेंट है इस क्वेश्चन में जिसमें बच्चों को ज्यादा डाउट हुआ है, तो आप देखिए इसे ध्यान से। पार्टिकुलेट मैटर PM2.5 कैन नॉट बी रिमूव्ड बाय स्क्रबर बट कैन बी रिमूव्ड बाय एन इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। स्टूडेंट, वैसे तो हम जानते हैं कि कई सारी ऐसी चीजें हैं जिन्हें स्क्रबर रिमूव नहीं कर पाता, उन्हें भी इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर रिमूव कर देता है। बट अगर हम ध्यान से एनसीईआरटी पढ़ें तो एनसीईआरटी में साफ लिखा है कि PM2.5 जो है, पार्टिकुलर मैटर 2.5 है, उसे ना तो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर रिमूव कर पाता है और ना ही स्क्रबर रिमूव कर पाते हैं। तो आप देखिए, दोबारा पढ़िए, पार्टिकुलर मैटर कैन नॉट बी रिमूव्ड बाय स्क्रबर, ये तो बिल्कुल सही है, बट कैन बी रिमूव्ड बाय एन इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि PM2.5 के पार्टिकल्स को ना तो स्क्रबर रिमूव कर पाता है और ना ही इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। तो आप देखिए, यहाँ स्टेटमेंट 1 भी गलत है और स्टेटमेंट 2 भी गलत है। थोड़ा ध्यान से आपको पढ़ना पड़ेगा, और एनसीईआरटी में भी ये पॉइंट मेंशन है। तो इस अकॉर्डिंग आप देखिए आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 1। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर इनकरेक्ट। सो स्टूडेंट्स, आइए एक और क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू ह्यूमन इंसुलिन आर गिवन बिलो। क्वेश्चन में आपको ह्यूमन इंसुलिन से रिलेटेड स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। विच स्टेटमेंट इज / आर करेक्ट अबाउट जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन। स्टूडेंट ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन आपसे पूछता है कि जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन से रिलेटेड कौन से स्टेटमेंट सही हैं। तो बस यहीं पर यह पढ़ने वाली बात है क्वेश्चन में, कि क्वेश्चन में आपको जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन बोला है बेटा, तो ध्यान रखना, सिर्फ इंसुलिन नहीं, जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन बोला है। और आपको पता है कि जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन एली लिली कंपनी ने बनाई। उन्होंने क्या करा, पहले चेन ए को बनाया एक इकोलाई से, चेन बी को बनाया दूसरे इकोलाई से, दोनों चेन्स को निकाला और उन्हें डाइसल्फाइड बॉन्ड से जोड़ा। ये बात आपको पता होनी चाहिए। तो आइए एक बार स्टेटमेंट्स देखते हैं। पहला स्टेटमेंट अगर आप देखेंगे तो बात करता है प्रो हार्मोन इंसुलिन कंटेन्स एक्स्ट्रा स्ट्रेच ऑफ सी पेप्टाइड। तो बात बिल्कुल सही है। देखिए, इंसुलिन के रेस्पेक्ट में बात सही है, क्योंकि प्रो हार्मोन जो इनिशियल इंसुलिन होता है उसमें A, B, C तीनों चेन्स होती हैं। पर बात इंसुलिन के रेस्पेक्ट में सही है, पर हमें किसके रेस्पेक्ट में देखनी है, जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन को ये बिल्कुल भी एक्सप्लेन नहीं करता। अगर हम बी की बात करें तो A पेप्टाइड एंड B पेप्टाइड चेन्स ऑफ इंसुलिन वर प्रोड्यूस सेपरेटली इन इकोलाई, एक्सट्रैक्टेड एंड कंबाइंड बाय क्रिएटिंग डाइसल्फाइड बॉन्ड बिटवीन देम। ये बात बिल्कुल परफेक्ट है और ये एली लिली के पॉइंट को बिल्कुल अच्छे से प्रूव करती है। तो आप देखिए, बी यहां पर बिल्कुल जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन को एक्सप्लेन करता है। सी देखते हैं, इंसुलिन यूज फॉर ट्रीटिंग डायबिटीज वाज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम कैटल्स एंड पिग्स। आपको पता है इनिशियली इंसुलिन जो निकाली जाती थी वो कैटल्स और पिग्स को स्लॉटर करके निकाला जाता था, और वो डायबिटीज को हम उससे ट्रीट करते थे। बात बिल्कुल सही है, पर इसका जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन से कोई लेना देना नहीं है। नेक्स्ट, प्रो हार्मोन इंसुलिन नीड्स टू बी प्रोसेस्ड फॉर कन्वर्टिंग इनटू अ मैच्योर एंड अ फंक्शनल हार्मोन। ये बात भी बिल्कुल सही है। पहले प्रो हार्मोन की प्रोसेसिंग होती है, कौन सी चेन निकल जाती है, एक्स्ट्रा सी चेन निकल जाती है। ये बात भी बिल्कुल सही है, पर फिर वही बात आई, ये भी जेनेटिकल इंजीनियर्ड इंसुलिन से रिलेटेड नहीं है। लास्ट पॉइंट, सम पेशेंट्स डेवलप एलर्जिक रिएक्शंस टू फॉरेन इंसुलिन। आपको पता है कुछ पेशेंट्स जो इंसुलिन हम एनिमल से निकालते थे, कैटल्स और पिग से इंसुलिन निकालते थे और पेशेंट्स को देते थे, तो कुछ पेशेंट्स उससे रिलेटेड एलर्जी कुछ पेशेंट्स में डेवलप हो जाती थी। तो आप देखिए स्टूडेंट्स, ऑप्शंस तो लगभग सारे ही यहाँ सही हैं, पर अगर हम जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन के रेस्पेक्ट में बात करें तो जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन को सिर्फ स्टेटमेंट बी ही एक्सप्लेन करता है। तो हम कह सकते हैं, पूछा है हमसे चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो, तो हम यहां पर ऑप्शन नंबर 1 बी ओनली ही टिक करेंगे, क्योंकि वही जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन को एक्सप्लेन कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कलर ब्लाइंडनेस का। यहाँ पे कुछ कंडीशंस दे रखी हैं, हमें फाइंड आउट करना है कि एक प्रोजेनी के कलर ब्लाइंड होने के चांसेस कितने होंगे। पहली कंडीशन है कलर ब्लाइंड फीमेल। कलर ब्लाइंडनेस एक एक्स लिंक्ड रेसेसिव ट्रेट है। इसमें फीमेल को रिप्रेजेंट करने के लिए, कलर ब्लाइंड फीमेल को रिप्रेजेंट करने के लिए जीनोटाइप लेंगे XC। इसकी मैरिज करानी है एक मेल से।
जिसकी की मदर कलर ब्लाइंड है। अगर इसकी मदर कलर ब्लाइंड है तो इसके अंदर एक अफेक्टेड एलील इनहेरिट हुआ ही होगा। हमें दोनों ही मेल एंड फीमेल का जीनोटाइप मिल गया, हमें क्रॉस कराना है। इनके गैमेट्स बनाकर चेकर बोर्ड मेथड से सॉल्व करते हैं। मेल के 2 गैमेट्स बनेंगे, दैट वी हैव XC एंड Y। फीमेल के भी 2 गैमेट्स, वन वी हैव XC एंड अगेन सेकंड वी हैव XC। पॉसिबल आउटकम देखते हैं। फर्स्ट वी हैव XC कलर ब्लाइंड फीमेल, सेकंड वी हैव XCY कलर ब्लाइंड मेल, थर्ड वी हैव XC अगेन वी हैव कलर ब्लाइंड फीमेल एंड फोर्थ वी हैव XCY अगेन वी हैव कलर ब्लाइंड मेल। यानी कि चारों पॉसिबिलिटीज में कलर ब्लाइंडनेस है, यानी कि प्रोजेनिस के कलर ब्लाइंड होने के चांसेस 100% होंगे। सो द करेक्ट आंसर वी हैव ऑप्शन नंबर 3।